तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 10 प्राचीन इतिहास, 10 आधुनिक इतिहास, 10 संविधान, 10 भूगोल, 10 इंडियन भूगोल। ठीक है, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अलग हो। आप इसे स्पीड में करके आराम से देखेंगे तो बहुत ही 7 से 8 मिनट में आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम के। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ पे गैप है, क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिलाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सही आंसर इसका बी वाला कांस्य। तो सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिलाते थे, और सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक होता था। ठीक है, और जो कांसा है वो तांबे और टीन का मिश्रण है। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो कालीबंगा है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन आजमगढ़, ये तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पड़ता है, तो मेरा घर भी आजमगढ़ ही है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला होता है, ये किस भाषा में कहा गया है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ये किस भाषा में कहा गया है। तो ये सिंधी भाषा में कहा गया, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। तो सिंधी में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे, तो इसका सही आंसर है विष्णु। तो हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। बाकी वो शिव की पूजा करते थे, स्वास्तिक का भी पूजा करते थे, और पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे। तो कबूतर पक्षियों के अंदर आ जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहाँ पे गैप है, कि पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। सही आंसर है डी वाला पशुपति। तो पशुपति की पूजा करते थे। ये 3 मुखी मूर्ति थी, 3 मुखी मूर्ति थी। ठीक है, इन्हीं की पूजा करते थे, पशुपति की। आगे प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। मतलब मोहनजोदड़ो में खोज शुरू किया था या जो भी अन्वेषण शुरू किया था। इसका सही आंसर है 1980। तो 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में अन्वेषण शुरू किया था। आगे प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। इसका सही आंसर है यहाँ पे बैल। ठीक है, इसका सही आंसर है बैल। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर कई सारे जानवर थे, जैसे हाथी था, गैंडा था, बाघ, बकरी, ये सब थे। तो ऑप्शन में हमारा बैल है, तो ये सही हो जाए। आगे प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, मांडा। तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में है, मांडा कश्मीर में है। ठीक है, तो मांडा में शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी बालाकोट, चनहुदड़ो, नागेश्वर, ये सब शिल्प कला उत्पादन से संबंधित है। आगे प्रश्न हमारा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है मंडल। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और इन टोटल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, तो इस 1028 सूक्त को इस 10 मंडल में बांटा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा कि बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय, ये क्या हैं। तो इसका सही आंसर है उपनिषद। तो ये तीनों उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सब उपनिषद है। तो हमारे 10 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के खत्म हो गए। अब हमारा 10 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास का चलेगा। तो पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर, यहाँ पे गैप है, 31 दिसंबर सन किस सन में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ के द्वारा परमिशन दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी वाला 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था, जो कि 15 साल के लिए था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था, जिससे महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए परमिशन दिया था भारत के साथ व्यापार की। आगे प्रश्न हमारा कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो
तो इसका सही आंसर है बी ए वाला प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों ने क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही आंसर है हमारा सूरत। इसका सही आंसर है सूरत, सी। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी 1613 में। सूरत 1613 में, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजा था। तो इसका सही आंसर है यूरोपीय देशों को भेजा था। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप देशों में भेजा, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि 1680 में शिवाजी के पुत्र, यहाँ पे गैप है, अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। तो शिवाजी के कौन से पुत्र। तो इसका सही आंसर है संभाजी, सी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है संभाजी। तो 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। आगे प्रश्न है हमारा कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो शिवाजी जब 1660 में किस युद्ध नीति को अपनाया था उन्होंने, तो गौरिल्ला युद्ध नीति को। ऑप्शन नंबर सी, गौरिल्ला युद्ध नीति। आगे हमारा प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। इसका सही आंसर है शिवनेरी किला। शिवनेरी किला 1627 में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी किला, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा कि यहाँ पे गैप है, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे बी वाला शिवाजी। तो शिवाजी के राज्य में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का एक परिषद रहता था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो हमने 10 क्वेश्चन देख लिया प्राचीन इतिहास, 10 क्वेश्चन देख लिया आधुनिक इतिहास। अब आप 10 क्वेश्चन देखेंगे संविधान का, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है डी वाला मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली चालू हो गई थी, यानी मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। इसका सही आंसर है डी वाला केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें यह कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मूल ढांचा प्रभावित होगा तो इसको रद्द कर दिया जाएगा जो भी संशोधन होगा। और एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक जज बैठे हैं, जजों की बेंच बैठी है, वो इसी में बैठे हैं। 13 जज इसमें बैठे थे। सबसे बड़ी जो बेंच है यही है। आगे प्रश्न है हमारा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। इसका सही आंसर है हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। बी वाला 26 नवंबर 1949। बी वाला 26 नवंबर 1949। आगे प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनिमम अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773। आगे प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। सबको पता है कि भारत का। ये एनटीपीसी में पूछा गया है भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। तो वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है ये बात। आगे प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा यानी कि ड्राफ्ट कमेटी जिसने संविधान सभा को लिखा था। इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ये कई संविधानों का मिश्रण। जो सब भारत का संविधान है वो कई देशों से लिया गया है, तो ये कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमने 10 प्राचीन इतिहास, 10 आधुनिक इतिहास, 10 संविधान कर लिया। अब हम 10 क्वेश्चन भारत भूगोल का कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक यानी उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी बिहार। डी बिहार उन 5 राज्यों में से नहीं है। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ये इसी समय को पूरे भारत का रेखा माना जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और ये 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान तीनों से जुड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है ए वाला सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि चीन, नेपाल और भूटान तीनों से सीमा बनाता है। आगे प्रश्न हमारा कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? नेपाल से नहीं जुड़ी है। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा 7 बहनों में है, ईस्ट में एकदम नीचे है, तो ये नहीं जुड़ा है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जुड़ा है। तो नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड और चौथा पश्चिम बंगाल और फिर पांचवा सिक्किम, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर ए मणिपुर। तो मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो बांग्लादेश टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5। एक तो मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा असम, पांचवा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। तो इसका सही आंसर है झारखंड। तो झारखंड की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो नेपाल टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सही आंसर है सी वाला लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। ये केवल मात्र 32 किलोमीटर वर्ग में फैला है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत से अधिकतम दूरी पर है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ध्रुव। आगे प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 पूर्व देशांतर वाली यानी उत्तर रेखा का मानक यानी उत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ए इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। तो भारत का जो 82.5 पूर्व देशांतर रेखा है इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया प्राचीन इतिहास, 10 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास, 10 क्वेश्चन संविधान, 10 क्वेश्चन भारत भूगोल। अब 10 क्वेश्चन विश्व भूगोल का कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है? कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है? इसका सही आंसर है हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसी का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा यानी कि दुग्ध मेखला। तो इससे जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। आगे हमारा प्रश्न है कि जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है 4। तो 1610 में गैलीलियो ने 4 चंद्रमाओं को खोजा था यानी उपग्रह। आगे हमारा प्रश्न है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है घुमावदार, ठीक है। तो जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, वो घुमावदार है। आगे हमारा प्रश्न है कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है?
कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? इसका सही आंसर है यहाँ पे ए वाला उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। जो उर्सा मेजर है इसे ही सप्तऋषि कहते हैं, 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो सूर्य भी खगोलीय पिंड है, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, लेकिन समुद्र हमारा खगोलीय पिंड नहीं है। आगे प्रश्न है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो इसका सही आंसर है डी तारा। तारा के पास खुद का प्रकाश होता है, इसलिए ये रात में चमकता है। आगे हमारा प्रश्न है कि शब्द कामेट प्राचीन शब्द से आया है। किस प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा? कामेट का अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। यह किस शब्द से आया है? तो इसका सही आंसर है बी वाला यूनानी। जो कामेट है वो यूनानी शब्द से लिया गया है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान की जो हरियाली है वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अगर हो पाई है तो वो इंदिरा गांधी नहर की वजह से हो पाई है, क्योंकि एक बांध बनाया गया है, हरिके बांध बनाया गया है, उसका नाम है हरिके बांध। वो सतलज और ब्यास नदी के तट पर है, उसी से इंदिरा गांधी नहर निकलती। आगे प्रश्न है हमारा कि उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका सही आंसर है कक्षा। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये सूर्य है, अगर कोई ग्रह इसका चक्कर लगा रहा है तो वो अपने कक्षा में घूमता है, अगर वो खुद का चक्कर लगा रहा है तो अक्ष। आगे प्रश्न है सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सौरमंडल। तो ये हो गया हमारा 50 प्रश्न। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।